मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं और ज़्यादा हो रही हैं इस दौर में जो अनप्रेसिडेंट है, यानी जो दुनिया में नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पे पीटीआई वाले कर रहे हैं। पीटीआई से जो रिलेटेड लोग हैं उनसे ये चीज़ें आती हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साबिक हों, चाहे वो आपके फॉरेन मिनिस्टर हों, और अब सदर पाकिस्तान जो फेडरेशन की अलामत होती है। एक ऐसा फेडरेशन, एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर पावर है, और सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं आपके तकरीबन 7 लाख बर्री फ़ौज, नेवी फ़ौज और एयर फोर्स के 7 लाख। अगर वो ये कहे कि मेरा स्टाफ नहीं मानता है मेरी बात, तो बताइए ये 7 लाख फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं। और जो कुछ भी हुआ है इस पे मैं अपने मेहमानों से बात करूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन इस पे कर दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, ट्वीट्स हैं, बड़ी लीगल चीज़ें आ रही हैं। अब तो उनके सेक्रेटरी जो हैं, जिसको इन्होंने निकाल ही दिया है तकरीबन, उसका बयान भी आ गया है कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करें, हम तक तो आए ही नहीं है। तो ये हुआ क्या है, और क़ानून इस सिलसिले में क्या कहता है, और आइन इस सिलसिले में क्या कहता है, और अगर ऐसा सिलसिला हुआ है तो क्या वाकई ये सदर ने मिसकंडक्ट किया है, और अगर इंक्वायरी होगी तो कौन इंक्वायरी करे, डिटरमिन कैसे होगा, और जो लॉज बन गए हैं उसकी बुनियाद, उसका क्या सिलसिला होगा। और मज़ीद ये कि इस सिलसिले में सदर के ऊपर कोई ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, क्योंकि ये सब बातें तो ऐसी हैं जो क्वेश्चन मार्क करती हैं। दोबारा हमारे पास 2 बेहतरीन इस वक्त जो हैं वो कानूनदान है। मैं तो एज ए तालिब इल्म पॉइंट उठाऊँगा। हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे साथ दूसरे साथी हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बून साहब। तो अब एहसन बून साहब कहते हैं कि हमारे सदर हैं हसन रज़ा पाशा साहब, तो हम सब के सदर हैं हसन रज़ा पाशा साहब, तो हम हसन रज़ा पाशा साहब से जो है वो शुरू कर देते हैं। मुझे उम्मीद है एहसन बून साहब को इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। तो हसन रज़ा पाशा साहब, क्या हुआ है सर, ये क्या चीज़ है, और क्या कभी आपने ऐसा देखा है? और वो सदर जो ऑलरेडी कई कानूनी बिल, इस तरह के बिल को वो निपटा चुका है, ऑब्जेक्शन कर चुका है, और उसको भेज चुका है पार्लियामेंट को, और इसी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है। 10 दिन वाला मसला भी हो चुका है, और आइन के आर्टिकल 75 को भी सब जानता है। तो फिर ये हुआ क्या है सर, और ये कौन क्या कहेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब, मेरी समझ के मुताबिक ये एक सा मैच लग रहा है, और बाकायदा प्लानिंग की गई है इस हवाले से। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सदर साहब के ट्वीट से। इस ट्वीट के अगर देखा जाए तो 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि वो खुदा को, अल्लाह ताला को गवाह बना के कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। एक तो ये बात बिल्कुल उन्होंने नहीं किए। दूसरा जो हिस्सा है उसमें कहते हैं जी कि मुझे आज पता चला कि ये कानून बन गया है। ये 24 घंटे के बाद ये बात आ रही है, क्योंकि एक दिन पहले ये मीडिया पे आ गई थी कि सदर साहब
ने असेंट कर दिया और ये कानून बन गए हैं दोनों। ये मुमकिन नहीं है कि उनके मीडिया सेल होने के बावजूद उनको टाइमली इतला ना मिली हो कि ये काम हो गया है। और तीसरी जो है वो इम्प्लाइडली उन्होंने तस्लीम किया कि ये कानून बन गया है, ये लिख के कि मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे जिनको तकलीफ़ होगी। इट मीन्स कि उन्होंने ये मान लिया कि ये कानून बन चुका है। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी ये ट्वीट है, और आप देखें कि पहले इंग्लिश में आया और साथ फिर उर्दू में भी आ गया। अब थोड़ा सा पीछे देखते हैं। आर्मी एक्ट वो 2 तारीख को इनके पास पहुंचा, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो 8 तारीख को पहुंचा। अब 2 तारीख को पहुंचा तो इसका मतलब ये है कि ये 12 को इसका हो जाना चाहिए था फैसला। 6 दिन मजीद गए, 18 को दूसरे का पूरा हो रहा था टाइम, दोनों को साथ रखा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फरमा रहे हैं कि मैंने ज़बानी कहा, इस पे भी हमें ऑब्जेक्शन है कि ये सदर मुमलिकत का ऑफिस है, एक एस्टेब्लिशमेंट है और पूरा एक सिस्टम है। और उन्होंने जो 9 अगस्त को 13 बिल भेजे, हमारी इत्तला के मुताबिक उन पे वो जो वापस भेजे पार्लिमान को, उसमें बाकायदा इन राइटिंग उन्होंने नोट लिखे कि इन वजूहात की बिना के मैं ये भेज रहा हूँ। इतने इंपॉर्टेंट बिल थे, इन पे इन्होंने कुछ भी ना लिखा। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको अगर आपने देखना है कि क्या ज़बानी कोई भेजे हैं, तो पिछले तकरीबन 5 साल से ये सदर मुमलिकत है और बेशुमार बिल इन्होंने साइन भी किए हैं और कई वापस भी भेजे हैं। वापस जब भेजे हैं तो फिर वो भी सिग्नेचर्स चाहिए होंगे जो कि इन्होंने नहीं दिए। अब बात और आगे चली गई। इन्होंने आज अपने सेक्रेटरी वकार अहमद नाम है उनका, उनको उनकी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेज दी हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया कि उनका लेटर एक आ गया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो उन्होंने विद डायरी नंबर मेंशन किया कि जो आर्मी एक्ट है उसको 2 अगस्त को हमने भेजा सदर के ऑफिस में और इस डायरी नंबर के साथ, और दूसरा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो 8 तारीख को हमने भेजा डायरी नंबर 196 के तहत। और आज दिन तक यानी 21 अगस्त तक वो दोनों बिल उनके ऑफिस से हम तक वापस नहीं पहुंचे। वो हमारे पास आते तो हम भिजवाते। और फिर एक स्टेप और आगे बढ़े हैं सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि FIA से या किसी इदारे से इस बात की तहकीकात कराई जानी ज़रूरी है। देखें, वकार अहमद साहब एक कैरियर ऑफिसर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चाहे वो वज़ीर आज़म का हो, सदर का हो, वो इंतहाई छांट पटक करके ऐसे अशखास, ऐसे ऑफिसर्स को लगाया जाता है जिनका कैरियर बेदाग होता है और बड़े एफिशिएंट होते हैं। आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको भेज दिया और ज़बानी कलामी बात पे एक बात हो रही है, जबकि उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया और इस वक्त तक सदर साहब ने मामले को तहकीकात के लिए कहीं रेफर नहीं किया। हालांकि उनकी ये ड्यूटी थी और उनके मनसब का तकाजा ये था कि वो इस मामले को तहकीकात के लिए भेज देते, शो का नोटिस दे देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते और फिर ये करते। कानून में ट्वीट का कोई वजूद नहीं है। कानून देखता है कि क्या हमने जिस तरीके से बिल भेजा है सदर हाउस में उसी तरीके से समरी भेजी जाती है साथ, तो फिर वापस आता है। ना ये कानून व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया, ना ट्वीट के जरिए भेजा गया। ट्वीट स्टैंड्स नोवेयर। लेकिन कुछ अरसे से ये जो एक हाइप क्रिएट की जाती है और सोशल मीडिया पे बयानियां बनाए जाते हैं, ट्वीट उनके लिए ये एक मुआवन तो साबित होती है, लेकिन ऑफिशियल वर्किंग और रूल्स ऑफ बिजनेस में ट्वीट कोई नहीं है। इन्होंने उसी तरीके से वापस आना है जिस तरीके से गया है। ठीक है,
तो मैं जाहिर है अभी आगे चल के आपसे पूछूंगा कि ये जो आपने बड़ा ब्रीफली बड़ी सही चीज़ सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, और इसके ऊपर अगला सवाल बनता है कि अगर ये जो हुआ है कानून क्या कहता है और क्या ये मिसकंडक्ट है और इसके ऊपर क्या होना चाहिए। मैं आगे आऊँगा, पहले मैं ज़रा एहसन बून साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ कि एहसन बून साहब इसको कैसे देखते हैं इन तमाम सिचुएशन को। जी एहसन बून साहब। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अर्ज करूं, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मैं समझता हूं कि जनाब हसन रजा पाशा हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारे लीडर भी हैं, इलेक्टेड हेड भी हैं सारा, उन्होंने जितनी डिटेल पे फैक्ट्स पे सारी चीजें आगाह की हैं अपने व्यूअर्स के लिए, वो मैं समझता हूं उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं। मैं इस पे सबसे पहले जो बात करूंगा जो लीगल बात है, बाकी सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं कि सदर साहब के पास आए किस दिन, बिल आज तक कहाँ है, और लेटर आ गया वकार जो 22 ग्रेड ऑफिसर है उसका आ गया कि जी आज के दिन तक हमें ये मौसूल नहीं हुआ। अब हम वो क्या कहते हैं किससे मुनसफी चाहें, ये आपकी दानिश में और मेरी दानिश में देखने वाली बात है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि इसकी तहकीकात करवा लें, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट फिनोमिना है। जैसे आपने सबसे पहले फरमाया कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, और हमारा आईन ये कहता है कि इस मुल्क खुदादाद में जो कुछ होता है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है, और दूसरे इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कंट्रोवर्सी अनफोल्ड हुई है, इसमें जो उनका ट्वीट है और जिसमें उन्होंने माफी मांगी, वो मुझे इस वजह से तकलीफ हुई कि उन्होंने आपने एक इम्पार्शल पोस्चर को वो कायम कर रखने में शायद नाकाम हुए कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से माफी मांगी, जो अल्टीमेटली वो असद उमर हो सकते हैं, वो शाह महमूद हो सकते हैं, या कोई और हो सकता है। वो एक अलग बहस है कि वो एक्ट क्या है, अच्छा है या बुरा है, उस पर हमारी अपनी एक अलहदा राय है। लेकिन आर्टिकल 75 जो है उसकी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी लैंग्वेज ये है, हम बहसीयत कानून के तालिब इल्म के, उसकी लैंग्वेज में सबसे पहला जो सब आर्टिकल 1 है उसके मुताबिक है कि 10 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट जो है ही इज बाउंड टू असेंट द बिल और अदरवाइज। अगर वो मनी बिल नहीं है तो फिर वो उसको अकॉर्डिंगली 10 दिन में उस पर मैसेज लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, वो कहेंगे इसको पार्लियामेंट रिकंसिडर करे। वो हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको जॉइंट हाउस से करवाया जाएगा। देयर आफ्टर दैट विल बी डीम्ड टू बी ए पास बिल। इसको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात डॉक्टर साहब आपके हवाले कर, वो ये है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, ही बीइंग पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज नॉट सुपीरियर देन पार्लियामेंट, और दैट इज एन एडवाइजरी जो अपना ओपिनियन, ये सुपरवाइजरी नहीं है। yes. ये एक एडवाइजरी उनकी ओपिनियन है। उनकी नजर में अगर कोई चीज डिलीट होनी चाहिए या और शामिल होनी चाहिए, वो उसको दे के भेज देते हैं। अगर पार्लियामेंट उसको कह देती है तो दैट विल बी डीम्ड टू बी पास। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो सब आर्टिकल 2 है उसमें लिखा हुआ है व्हेन द प्रेसिडेंट रिटर्न। ये आईन के हर कॉमा, फुल स्टॉप और लफ्ज के मीनिंग्स हैं। उसमें लिखा हुआ है व्हेन द प्रेसिडेंट रिटर्न। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद
उस पे ऑब्जेक्शन भी आएगा, उसको पार्लियामेंट में भी, जॉइंट सिटिंग में भी आएगा। लेकिन इन सारी बातों को वो डीमिंग क्लास दे के उसको कर दिया। लेकिन इस सब में, इस पूरे आर्टिकल में एक जो आर्टिकल, सब आर्टिकल 3 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि जब प्रेसिडेंट ने असेंट दी है तो उसकी असेंट जो है, उसके बाद एक डीमिंग क्लास दी है, इट शैल बिकम when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of majlis. ये 3 शूरा पार्लियामेंट। अब मैं इस पे सिर्फ एक बात कहूंगा, एक लॉ है, प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन का और कॉन्स्टिट्यूशन की कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन का, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अजेस्डम जनरस। प्रिंसिपल ऑफ अजेस्डम जनरस एक लैटिन फ्रेज है जिसमें एक जो किसी भी फ्रेज है या जो कोई लफ्ज है उसको इमीडिएटली अपनी जो वर्ड की कंपनी है उसमें ही इंटरप्रेट किया जाएगा, ना कि और उसको रिकंसाइल किया जाएगा जो एनेक्टमेंट की प्रोविजंस हैं उनके साथ, ना कि वो लफ्ज जो है वो आइसोलेशन में पड़ा जाएगा। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए कर रहा हूं, बीइंग ए तालिब इल्म, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं समझता हूं कि जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रिटेशन, तो हम जो हमारी अदालतें इन सारी चीजों पे जो कंसंट्रेट करती हैं, तो वो सारे जो हमारे असूल हैं जूरिस्प्रूडेंस के, किसी कानून की इंटरप्रिटेशन के, आल दो मैं ये समझता हूं कि सारे चीजों को देखने के लिए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ही इस अबहाम को दूर करना पड़ेगा। लेकिन प्राइमा फाई जो मैं प्रिंसिपल ऑफ अजेस्डम जनरस की बात कर रहा हूं, एक लैटिन फ्रेज की बात कर रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं कि मौजूदा हालात में किसी भी हवाले से ये जो सदर साहब की ये जस्टिफिकेशन है, हाँ वो भेज देते, लिख के भेजते, उनका अपना भी ये आज तक, आज उनके सेक्रेटरी का आ गया बात कि जी आज तक मुझे मौसूल ही नहीं हुआ। अब बात ये है, मैं किसी भी कानून के तालिब इल्म से बात करता हूं, इसमें टाइम फ्रेम दिया गया है 10 साल का, एक जगह नहीं 2 जगह लिखा हुआ है, सब आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है, 2 में भी लिखा हुआ है विद इन 10 डेज। हम फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बरी हो जाता है किसी मुकदमे में, तो कानून में उसकी लिमिटेशन प्रोवाइडेड है कि वो 30 डेज में अपील कर देते हैं। ये नहीं होता कि अगर वो 30 डेज में नहीं करेगा तो इसकी खारिज हो जाएगी। नो, देयर आफ्टर व्हेन वी गो बिफोर द कोर्ट, तो जो पीनल क्लास है जहां पे किसी बंदे के एक राइट अक्रू हो गया है और उसके बाद, तो मैं समझता हूं ठीक कि वो आज तक मैंने नहीं देखा अपील अगेंस्ट अक्रूटल के खिलाफ। और एक बात मैं अगली बात जो आपको अर्ज करूंगा, ठीक, ये मौजूदा लॉ के हवाले से जब आर्टिकल 75 जो है उसने ये प्रोवाइड कर दिया ये सारी चीजें, ठीक, तो उसमें सदर साहब के पास जब उन्होंने ये 10 दिन में नहीं भेजा तो दैट विल बी डीम्ड टू बी हैव बीन पास्ड फॉर द रीजन कि सदर साहब पार्लियामेंट से बालातर नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट। सदर साहब पार्लियामेंट से बालातर नहीं है, ठीक, बल्कि अल्टीमेटली वो एक एडवाइजरी के साथ जो लॉ में प्रोवाइड किया गया 75(2) में वो भेजते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट करते, ठीक। इसलिए मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, ठीक, ये जो सदर साहब का इकदाम है
ये इंतहाई तकलीफ दे, सिर्फ तकलीफ और हमारे मुल्क के लिए बड़ा तकलीफ दे सिर्फ तकलीफ दे। मैं आगे अब इस पे आप दोनों से आगे पूछूंगा कि अब आगे का क्या है। फिलहाल तो आपने इससे तकलीफ दे का है, लेकिन मैं इससे आगे एक दफ़ा हसन रज़ा पाशा साहब भी कह रहे थे कुछ तकलीफ दे है या फना। मैंने कहा सर लीगल लफ्ज़ में बात करें, एक्शन क्या होगा। बहरहाल मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, अब मैं आ जाता हूँ। आपने तो खैर बहुत बेहतरीन ब्रीफ कर दिया है, मेरा ख्याल है हर आम और ख़ास आदमी समझ गया होगा। और उसके ऊपर जो आपका लीगल जो समरी दी है एहसन बून साहब ने, वो भी बड़ी शानदार है। अब मैं आता हूँ जनाब कि सदर के पास क्या ऑप्शन है और सदर के ख़िलाफ़ क्या ऑप्शन है। जी क्या कहते हैं हसन रज़ा पाशा साहब, क्या ये मिसकंडक्ट में आएगा? क्या ये 62, 63 जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके ज़िम्मे में आएगा सर? देखिए ये चीज़ कहनी प्री मैच्योर है। सबसे पहले तो सदर साहब के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो इस वक्त इन हालात में इस्तीफ़ा दे दें। हाँ। और दूसरी जो सूरत है, अगर वो नहीं देते तो फिर अज खुद स्टेप डाउन करें और तहकीकात के लिए मामला मुतलका एजेंसी के हवाले करें। जिस तरह के सेक्रेटरी वकार साहब ने अपने आप को पेश किया कि ये इसकी तहकीक होनी ज़रूरी है और FIA या कोई और एजेंसी करे, तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी और मंतकी अंजाम तक मामला नहीं पहुँचेगा और आप और हम इस तरह मीडिया पे बैठ के मुसलसल ये इसमें से बातें करते रहेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये पहले मैं अभी भी डिले हो गया और सदर साहब को ट्वीट करने से पहले ये सारी चीज़ें फिक्स करनी चाहिए थी। कोई कम अज़ कम शोकास नोटिस दे देते उसको, सेक्रेटरी को या जो बाकी मुतलका लोग हैं कि आपने ऐसा किया है। क्योंकि सेक्रेटरी साहब के लेटर को अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एक चीज़ मेंशन की कि फलां 2 तारीख वाला जो था बिल उसको फलां डायरी नंबर लगा, 8 तारीख वाला जो बिल था उसको फलां डायरी नंबर लगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको देखना होगा आपने कि इससे पहले 9 अगस्त को 13 बिल जो है इन्होंने वापस किए पार्लिमान को सर्टन ऑब्जर्वेशंस लगा के, और वो ज़बानी कलामी नहीं थे, इन राइटिंग थे। तो अगर वो इन राइटिंग थे तो ये 2 इतने इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं इनको क्यों ज़बानी उस पे रखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह क्या ऐसे मनसब पे बैठे हुए इतनी आला शख्सियत जिसकी क्रेडिबिलिटी अब इस वजह से ऑन स्टेक है, क्या उनको इस तरीके से ये बिहेव करना चाहिए था या इस तरीके से मामलात को चलाना चाहिए था? ये बड़ी एक अलार्मिंग सी सूरत हाल है। और आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देख लें कि इन्होंने बेशुमार बिल जो है वो असेंट किए होंगे, या ऐसे पिछले 16 माह में हमने देखा कि बेशुमार बिल इन्होंने वापस भिजवाए पार्लिमान को। तो उस पर बल्कि जो ये 13 बिल्स थे जो वापस भेज जाए, इनका बाकायदा ट्वीट किया कि मैंने आज वापस भेज दिए। ये क्यों इतना बिलेटेड स्टेज पे ये ट्वीट आया कि मैंने तो ज़बानी कह दिया था और वापस नहीं भेजे? तो मैं समझता हूं कि इस मामले में इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है, इनको अपने आप को पेश करना चाहिए। और सर दो बातें जो आपने अभी कही है इनिशियली, एक तो आपने कहा है कि जी ये फौरी तौर पर ये इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। दूसरा आपने कहा है कि स्टेप डाउन करें और इंक्वायरी। तो स्टेप डाउन करें, इंक्वायरी यानी आम आदमियों के लिए मैं ये कहूँ कि वो अपनी सदारत की कुर्सी छोड़ें उस वक्त तक जब तक इंक्वायरी ना हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? देखिए इनको इम्यूनिटी हासिल है डॉक्टर साहब, तो ये वैसे तो अगर चाहें तो इसमें भी रह सकते हैं। मुझे याद है कि सरदार फारूक लगारी साहब सदर थे, तो एक मैटर था इनका, तो वो कोई 7 से 8 दफ़ा हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पे बतौर सदर आए और वहाँ पे उन्होंने उसमें प्रोसीडिंग्स में, अदालती प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया। इसी तरह एक और इस्तेकाक का मामला था
कौमी असम्बली की इस्तेकाक कमेटी में वो उनको नोटिस भेजा कि हम आपको शामिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे मनसब का तकाजा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, अलबत्ता आप यहाँ आके मुझसे इंक्वायर कर सकते हैं जो भी मामलात हैं। और हमने ये देखा कि वो इस्तेकाक कमेटी सारी की सारी प्रेसिडेंट हाउस में आई और इनसे वो उससे तहकीक की गई या जो भी किया गया, तो ये वॉलंटियरली कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। दूसरा ये सर यहाँ पे कि ये डिटरमाइन कौन करेगा, ये इंक्वायरी कौन करेगा, या कोई इन्वेस्टिगेटेड इदारे करेंगे या पार्लियामेंट करेगी, जो पार्लियामेंट का एक हिस्सा सेनेट अभी मौजूद है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो बाकायदा एक इदारा है जिसमें स्किल्ड ऑफिसर्स लोग मौजूद हैं और जिनको पता है कि हमने कैसे करनी है, तो मेरा ख्याल है उन्हीं के सपुर्द कर देनी चाहिए, ना कि पार्लिमान को। अच्छा सर, एक और सवाल भी यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सदर साहब जहनी तौर पर अब डिस्टर्ब हैं, बीमार नज़र आते हैं, जिस तरह का अमल उन्होंने किया है, तो ऐसी सूरत अगर है तो फिर उसका क्या हाल है, क्या किस तरीके से फिर इनको इस पोस्ट, क्योंकि इम्पीचमेंट तो अब हो नहीं सकती, पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो नहीं सकता क्योंकि इनको इस्तिस्ना हासिल है, और अगर वाकई ये जहनी तौर पर बीमार हैं तो इनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, या अगर फ़र्ज़ कीजिए मेडिकल चेकअप ये कह देता है कि हाँ जी ये जिस जहनी तौर पर फिट नहीं है, तो क्या होगा सर? डॉक्टर साहब, ये तो एविडेंस के बगैर हम नहीं कह सकते कि इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। जब तक कोई साइकाट्रिस्ट या कोई और स्किल्ड पर्सन या एक बोर्ड बैठे, तो उसके लिए तो वो बाकायदा एक प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, या जो इंक्वायरी कमेटी या जो एजेंसी होगी जिसने इसकी तहकीकात करनी है या इंक्वायरी करनी है, तो क्या केयर टेकर हुकूमत जो है ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है सर अगेंस्ट ये जो सिचुएशन हुआ है कि FIA को कि जाके वो इन्वेस्टिगेट करे? देखिए, कल केयर टेकर गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो मीडिया के सामने आए इस मामले पे और उन्होंने एक ब्रीफिंग की। उनका लबो लहजा, उनका तमाम अंदाज इंतहाई मोहतात था और अपने आप को बचा के निकलने की कोशिश की उन्होंने कि हमारा किसी पॉलिटिकल या अदरवाइज हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। चूँकि इसमें वजारत कानून का नाम आ गया कि नोटिफिकेशन इन्होंने कराया है, तो लिहाजा हम ये क्लैरिफिकेशन के लिए आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे। वो कहते हैं ना, क्या ओले पड़ गए, क्या हुए, और तो वो बेचारे इनएक्सपीरियंस थे, दोनों ही इनएक्सपीरियंस थे, उनको क्या पता सर। आप जैसे लोग बैठे होते तो बहुत कुछ बोल देते। केयर टेकर में ज़्यादातर बेचारे अनएक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जिनको अभी कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल का नहीं पता होगा। तो मैं ज़रा हसन बून साहब की तरफ से जाऊंगा, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक। जी सर, जी बोले सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी। इस पे नो कमेंट्स। चले सर, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, नाज़रीन फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक और भी पॉइंट है, वो मैं आके हसन रज़ा पाशा साहब से ज़रूर पूछूंगा उसको, और वो मैं ये है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो ज़ाहिर है बड़ा एक्सपीरियंस है, और इस किस्म के इश्यूज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो बड़े बड़े फ़ैसले देते हैं। वो अलग बात है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी देते हैं, अनलॉफुल भी देते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर जो रिटायर्ड हुए हैं 4 अप्रैल 2022 को, और आइन का आर्टिकल 207 सब आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि नो गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट द पब्लिक ऑफिस टिल द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो चीफ जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको पता है ये रूल्स, आप लोगों को फैसला देते हैं, तो ख़ुद अपने लिए आपका ख्याल नहीं है कि आप 2 साल जो हैं वो
पूरे नहीं हुए हैं तो कैसे आप निगरान वज़ीर आला बन गए? और इसकी मज़ीद डिटेल है सारी, मैं इस वक्त नहीं है, पूछूंगा जनाब हसन रज़ा पाशा साहब से और हसन बून साहब से भी। पहले आता हूँ हसन बून साहब, आपसे भी ये सवाल है कि इसके पास अब क्या ऑप्शन है इस सिलसिले में, और सदर के खिलाफ अब क्या ऑप्शन हो सकता है? ये चंद चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं। जी सर। मैं डॉक्टर साहब इस पे थोड़ा सा अर्ज करूंगा टू बी वेरी फेयर। जब आर्टिकल 44 की आई अमेंडमेंट, तो उसमें ये प्रोवाइजो डाल दी गई कि प्रेसिडेंट शैल होल्ड हिज ऑफिस until his successor enters upon his office. जब तक नया सदर नहीं आएगा he will remain there, जो एक लीगल पोजीशन है बहैसियत कानून के तालिब इल्म से, कि मैं समझता हूं कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा जनाब सदर आरिफ अलवी वहां रहेंगे, चाहे बीमार हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे जहनी मरीज हो जाए। वो तो देखें, वो उसके लिए सारी चीजें जो है ना वो आपने वो हैं आगे आइन में ये सिचुएशन को केटर करने के लिए। वो बीमार हो जाएं, वो खुदा न खास्ता कोई अपनी ज़हनी हालत खो दे, उसके लिए सर्टन पैरामीटर्स हैं। लेकिन आप स्ट्रेट में ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट जो है। दूसरी बात, थोड़ी सी मैं अपने लीडर जो चेयरमैन मेरे बैठे हुए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, उनसे माजरत के साथ एक मैं आर्टिकल 248 जो है वो उसमें सर्टन जो लोग हैं उनको एग्जेम्पशन है। उनमें प्रेसिडेंट जो है, जैसे प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 243 वो अपना आर्म फोर्सेस के अपना 243 के सुप्रीम कमांडर हैं, तो फिर उनको 248 की जो प्रोटेक्शन है गवर्नर को, मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, वो उनको मौजूद है। ठीक है, आर्टिकल 248। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस स्टेज पे ये नहीं कि सदर आरिफ अलवी साहब हैं कोई और, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो तकद्दुस है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बात कहना कि उनको किसी कमेटी के खिलाफ सामने पेश होना चाहिए, उनकी प्रोसीडिंग किसी के फेस करनी चाहिए, मिसकंडक्ट फेस करना चाहिए, ये मैं समझता हूं आइन की जो रूह है उसके मुनाफी बात है। ठीक, क्योंकि आइन ये प्रोवाइड करता है कि मिसकंडक्ट उनके खिलाफ उनको हटाने के लिए एक इम्पीचमेंट की जा सकती है, और जो इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब असेंबली मौजूद। ठीक है। उसके अलावा आप ये कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये मैं समझता हूं नहीं सर। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन करूंगा। उन्होंने कहा है डिटरमाइन करें। सर ये डिटरमिन तो किया जा सकता है ना, वो अलग बात है कि आप उनके खिलाफ एक्शन ना लें। हसन रजा पाशा ने ये नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि ये मैं एक सवाल रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि सदर को इस्तिस्ना, उन्होंने क्लियर किया है। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने सवाल किया कि सर ये डिटरमिन कैसे होगा कि इसमें फॉल्टी कौन है, तो जाहिर है कोई इंक्वायरी तो होगी सर। इंक्वायरी के लिए तो मना नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कि आप सदर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकते या उनका मेडिकल चेकअप नहीं कर सकते हैं सर। जी ये ठीक फरमा रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन ये सारी चीजों को केटर करने के लिए सर्टन जो प्रोविजंस हैं आइन में उनको बिल्कुल आपने देखना है, और कैसे सीट वेकेंट हो सकती है। जो आर्टिकल 62 और 63A वाली बात है ना, वो इस स्टेज पे दैट इज इररिलेवेंट। और बाकी जो बात है आइन और कानून की कंट्रोवर्सी चल रही है, जो मौजूदा हालात में इलेक्शन के हवाले से है, इलेक्शन डेज के हवाले से है, सारा कुछ
वो सारी चीजें चल रही हैं। उस पर अगर जो भी कोई आपकी क्वेरी होगी आई विल रिप्लाई। नहीं, मैं तो सर अभी एक बड़ा अहम नाम जो है ना ऐवान सदर में है, लीगल स्टाफ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो जज रहे हैं सैयद जाहिद हुसैन बुखारी साहब शायद, तो उनकी मौजूदगी है सर। जाहिद हुसैन साहब, तो जाहिद हुसैन साहब वहाँ मौजूद हैं सर। वो सुना है बड़ा क्रेडिबल शख्सियत हैं, तो उनकी मौजूदगी में सर सदर को मेरा ख्याल है लीगल एडवाइस तो कभी भी गलत नहीं मिली होगी। मैं ये तो जानबूझ के किया इन्होंने। मैं आपको ये बताऊं, 2 मिनट है सर आपके पास। मैं आपको अर्ज करूं, जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। और मैं बिल्कुल, आपने ठीक बात की, ना अपोजिशन का ना बरसर इक़्तिदार लोग, ही इज दी मैन ऑफ इंटेग्रिटी, जिनकी ऑनेस्टी के हवाले से, उनकी काबिलियत के हवाले से, या जस्टिस सैयद जाहिद हुसैन की एडवाइस के हवाले से मैं समझता हूं कि वो ही वुड बी द लास्ट मैन के किसी हवाले से कोई गलत बात करें। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां, मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक है कि जो सदर साहब के पास रिप्रेजेंटेशन जाती है और दूसरा कुछ जाता है, वो उसको डिसाइड करते हैं, या सदर साहब उनसे कानूनी राय कोई मांगे तो वो देते हैं, अदरवाइज वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। मसलन ये कानूनी राय एक दनसान साथ सदर बने थे, उनको उस वक्त मिली होगी ना सर कि बिल आता है तो किस तरह आता है और आपने साइन किया। ये तो सदर साहब को वैसे ही पता है। अच्छा सर, होना चाहिए। अच्छा, ये पता था उनको? अगर उन्होंने अपने बिल को देखे, मैंने उस पर बात ये की है कि सदर साहब ने अगर बिल पे सेंट नहीं दी 10 दिन में, देर आफ्टर डीमिंग क्लास, जो मैंने आपको पहले आपने ब्रीफ किया, बिल्कुल इंटरप्रिटेशन के हवाले से, बिल्कुल, तो वो दैट विल बी डीम्ड टू बी पास, हैव बीन पास। सर ये आखिरी एक लाइन है, आपके पास 30 सेकंड या 40 है, फिर मैं जाऊंगा। ये सर जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं, वो जो वजीर आला, मैं आपको अर्ज करूं सर, जो केयर टेकर होते हैं ना, केयर टेकर कैबिनेट पे ये सारी प्रोविजंस जो हैं उनमें से कोई भी अप्लाई नहीं होती सर। मुझे सर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक आर्टिकल दिखा दें, मैं तो तलाश करते रह गया कि केयर टेकर नहीं है, कहीं नहीं लफ्ज है सर जिसने भी प्रॉफिटेबल और ये और वो फला किया है। मुझे सर इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई आर्टिकल बताएं जिसमें ये केयर टेकर को इस्तिस्ना हासिल है कि वो 2 साल कोई भी गवर्नमेंट। नहीं, मैं अर्ज करूं, केयर टेकर का जो ओवरऑल जो सारी आप इंटरप्रिटेशन कर लें या उसका कॉन्सेप्ट कर लें या सारी चीजों को देख लें, तो केयर टेकर जो है वो दैट इज एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल। नो सर, देखिए, नो सर, मुझे सर देखिए, मुझे हसन गुन साहब उस्ताद है, मैं शागिर्द है, मुझे हक तो पहुंचता है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक आर्टिकल बता दें। मैं तो अभी आपको 260 भी कोट करूंगा, 207 सब, मैं तो ऑफिस नहीं है, मैं इसीलिए नहीं सर, सवाल ये पैदा होता है, एक आदमी पोस्ट होल्ड कर रहा है, पूरे इख्तियारात मिल रहे हैं, काम कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस को बताया गया है। चले, मैं जरा सा हसन रजा पाशा का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं इस पे। जी हसन साहब, आपके पास भी 1.5 मिनट है, कुछ कहना चाहें तो कहें, और इस पे भी जरा बता दें सर, कोई अगर आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है केयर टेकर के लिए तो मुझे दे दें सर, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा सर। देखें डॉक्टर साहब, जनाब एहसन भून साहब मेरे बड़े भाई हैं और हमारे कायद भी हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है इनकी, हमेशा इनसे गाइडेंस ली है और जो मेरे बारे में इन्होंने अल्फाज अदा किए हैं, रियली मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आता हूँ आपके सवाल। 1 मिनट है सर, 1 मिनट है आपके पास। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई रवाज चल निकला है। मुझे याद पड़ता है कि शायद जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब भी केपी के एक्टिंग वज़ीर आला बने थे इंटरिम सेटअप में, तो शायद उनका भी अभी 2 साल पूरे नहीं हुए थे।
तो शायद रवायतन हो गया है, लेकिन आइन में जिस तरह जनाब फरमा रहे हैं ऐसी कोई जो है आर्टिकल नहीं है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।